जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं लेकर के आता हूँ डेली करंट अफेयर्स, पीआईबी डाटा, एडिटोरियल, डाउन टू अर्थ को कंपाइल करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से जो इम्पोर्टेंट होते हैं रिवर, वो मैं कवर कर रहा हूँ। उसके साथ आपको ग्लोसरी प्रोवाइड कर दी जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेली जो बैकग्राउंड डिटेल होती है वो यहाँ पे कंपाइल कर देते हैं। साथ ही साथ मैं मैप की डिटेलिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बता दें, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक जगह पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। चलिए देखा जाए आज का 18 अगस्त 2023 को क्या इम्पोर्टेंट महिला को लेकर के चेंजेस आए हैं, उनके स्टेटस को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, एक इक्वालिटी लेवल पे लाने का प्रयत्न चल रहा है। तो भारत जैसी भूमि है, यहाँ पे औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो 2022 में पूछे गए हैं अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है रोल ऑफ बी सेल और टी सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है ये चीजें। तो पहले में क्या दे रहा है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, दे एलिविएट द बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशंस, they act as immunosuppressant in the body, they protect the body from diseases caused by pathogens। यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर है, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आप लिख सकते हैं। आपको बता दें नेक्स्ट डे इसकी पूरी डिटेलिंग आपको प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोडिंग को लेकर के यहाँ पे चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, पहले स्टेटमेंट में असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल्स, दूसरे में कह रहा है डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, तीसरे में दे रहा है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, यही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको बता दें पहले में 1 दे रहा है, दूसरे में 3 और तीसरे में 1 और 2, चौथे में 2 और 3। कौन सा यहाँ पे राइट है, आपको कमेंट सेक्शंस में वो चीजें लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पीआईबी डाटा की तरह जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये कौन सी ट्राइब से निकल के आती है, मेरा क्वेश्चंस आपसे ये रहा। तो ये क्या की हैं, तो अभी लॉन्च की हैं विंध्यागिरी। विंध्यागिरी क्या है, तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जाने वाले शिप हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको जानना। तो क्वेश्चंस आ जाएगा विंध्यागिरी क्या है, ये शिप है, ये इंपॉर्टेंट है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बन रहा है, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत। तो इंडियन नेवी एट गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड, ये कोलकाता में ये चीजें निर्मित हुई हैं, याद रखिएगा। तो ये इंडक्ट किया गया है अपने नेवी में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे शोक व्यक्त करते हुए नजर आए क्योंकि इनका डेथ हो गया है। कौन है ये, तो डॉक्टर वीएस अरुणाचलम है। ये कहाँ पे इनका डेथ हुआ है, तो ये अभी यूएस में है और इनका डेथ हुआ है। किस फील्ड से रिलेटेड है, तो फॉर्मर डीआरडीओ डायरेक्टर जनरल थे ये, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे जो चीजें हैं एनसीईआरटी की, ये पहली बार ऐसी चीजें हो रही हैं। ये कोलाबोरेशंस करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा और प्रिपेयर करेगा 2 इनवैल्यूएबल किताब। वो किताब क्या है, तो कुवी प्रीमियर और देसिया प्राइमर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों ट्राइब हैं, कहाँ से निकल के आती हैं, तो उड़ीसा से निकल के आती हैं। इन्हीं के ऊपर इनके लैंग्वेज में बुक बनाया गया है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उड़ीसा के निकल के ट्राइब आती हैं। ये ट्राइब क्वेश्चंस पूछ सकता है कि किस स्टेट से ये आती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन के लॉन्च किए हैं फ्लड वॉच। क्या है ये, तो मोबाइल ऐप है ये, जो रियल टाइम फ्लड को फोरकास्ट करेगा और यहाँ पे चीजें ट्रैक करने में मदद करेगा। लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, जो लोग फ्लड से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनकी भी संख्या कम होगी। तो ये एक इंटरेक्टिव मैप लॉन्च करेगा जिसके कारण बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। और ये फ्लड वॉच ऐप नाम याद रखिएगा, CWC जो कमीशन है वो लॉन्च कर रहा है इसको। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह
जो कि यूनियन के मिनिस्टर हैं यहाँ पे केंद्र में, ये क्या किए हैं, तो नेशंस को 660 मेगावाट की एनटीपीसी 12 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बिहार में लगने वाली है, उसको यहाँ पे क्या किए हैं, डेडिकेट किए हैं आपको नेशंस को। तो ये एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया सबसे पहले तो ये, और ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे लगा है, बार में। बार कहाँ पे है, बिहार में। अच्छा चलिए बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो भी बिहार के लोग जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो जरूर बताएं बार किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स, ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो कि अभी आपको मैं बता रहा था किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट्स दी है, वो सारी चीजें यहाँ पे देख ली जाएगी और आपको सारी डिटेलिंग भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, कोई भी चीजें फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई चीजें चलती हैं तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीजें कर रहा है, तो ये गाइडलाइंस निकाला है, और वो गाइडलाइंस क्या है, जो भी जेंडर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अच्छा एक वर्ड है यहाँ पे स्टीरियोटाइप, इसका क्या मतलब होता है तो आपको बता दें, यूटोपियन, स्टीरियोटाइप, ट्रेडिशनल, ऐसी कोई चीजें हैं जो गलत तरीके से, पारंपरिक तरीके से चली आ रही हैं, उसको स्टीरियोटाइप्स बोला जाता है। तो ये क्या दर्शा रही हैं, जो बराबर का हक है मेल और फीमेल को, यहाँ पे उसको प्रोवाइड करने में इशू क्रिएट हो रहा है, यानी इनइक्वालिटी परसिस्ट कर रहा है मेल और फीमेल सोसाइटीज में, ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा है। इसलिए एक हैंडबुक तैयार किया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी जेंडर स्टीरियोटाइप वर्ड्स हैं उसको यहाँ पे हटाने का प्रयास किया गया है। तो जो आपके पुराने लॉ हैं जो इनकरेक्ट आइडियाज को दर्शा रहे हैं, उसी के साथ यहाँ पे चेंज किया जाएगा, वर्ड फ्रेजेस को चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेंज है, जैसे कि महिलाओं के लिए अफेयर्स वर्ड यूज होता था, जो भी अफेयर्स इनका हो जाता था मेल फीमेल का किसी भी तरीके से, तो महिलाओं को कंसर्न में रख के ज्यादातर यहाँ पे मैं बातें करूंगा, ये चीजें याद रखिएगा आप। तो जो अफेयर्स वर्ड है ये डी रिगुर के साथ यहाँ पे चीजें चल रही हैं, और ये रिलेशनशिप के साथ आउटसाइड ऑफ द मैरिज रिप्लेस करेगा, यानी अफेयर सीधे रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ द मैरिज के साथ रिप्लेस कर रहा है। और इसी प्रकार से जो एडल्ट्रेस है, यानी जो सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं उसको एडल्ट्रेस बोला जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे एडल्ट्रेस को प्रीफर्ड किया गया, क्या, वुमेन हु हैज इंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज, अपने मैरिज के बाहर जा करके, यानी शादी होने के बाद किसी से संबंध बनाती हैं, शारीरिक संबंध, उसको इस वर्ड में इसमें डाला गया है। पहले एडल्ट्रेस था, एक सॉलिड वर्ड ये डाला गया था, अब इसको थोड़ा लूज बनाया गया है, याद रखिएगा, जो कि चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे क्या चीजें बोली गई हैं, तो बहुत सारे डेरोगेटरी वर्ड भी यहाँ पे हैं जिसको हटाने का प्रयास चल रहा है और हटाया भी गया है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि चेस्ट वुमेन, ड्यूटीफुल वाइफ, हाउस वाइफ, प्लेन वाइफ, हाउस एंड होम मेकर, ये सब चीजें एक प्रकार से डेरोगेटरी के रूप में आ रही हैं, इसको हटाने का प्रयास किया है कौन सा, अपना सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारे ऐसे भी चीज हैं यहाँ पे जो पुराने समय यानी पुरातन समय से चले आ रहे हैं, जिन्हें हटाने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी गोल में जेंडर इक्वेलिटी दिया गया है। अच्छा कौन से गोल में जेंडर इक्वेलिटी की बात करी गई है, आप लोगों को मैं कई बार पढ़ाया हूं, ये मेरा क्वेश्चंस आप लोगों से, ये रहा क्वेश्चंस, और आप इसकी आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं कि जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं वो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वेलिटी को दर्शा रही हैं, कि जेंडर इक्वेलिटी यहाँ पे नहीं है, उसमें इशू क्रिएट हो रहा है। इसी चीज को लेकर के यहाँ पे चीजें चल रही हैं जो आपको मैं बताया। दूसरी तरफ क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि जो स्टीरियोटाइप्स वर्ड हैं ये सेट ऑफ आइडिया हैं जो पीपल यहाँ पे इसको अपने यूज में लेते हैं, और स्पेशली ये गलत चीजें हैं अगर आप किसी ट्रेडिशनल चीजों को लेकर आ रहे हैं जो स्टीरियोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी वाइफ बहुत फेथफुल है, मेरी वाइफ बहुत ही ऑनेस्ट है, मेरी वाइफ एक अच्छी गृहिणी है, ये सब चीजें स्टीरियोटाइप वर्ड्स हैं
और ये एक आइडियाज के आधार पे इसको गलत कहा जा रहा है, ना कि ये क्राइम के रूप में इसको देखा जाए। तो यही चीजें बोली जा रही हैं। अगर कोई भी यहाँ पे इस प्रकार के चीजें होती हैं, इश्यू होती हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए तो महिलाओं को लेकर के बहुत सारे चीजें हैं आपके सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में, जो उनको क्या बनाता है कि ये ड्यूटीफुल वाइफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ हाउस वाइफ जो होती है उसका एक अलग कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार की भी चीजें हैं जो अपने सोसाइटी में बहुत ही इन डेप्थ तरीके से डाली गई हैं और लोगों के डीएनए में जा करके ये चीजें बस गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है क्या? अभी ये चीजें ह्यूमन पे क्यों नहीं डाली गई हैं, यानी मेल पे क्यों नहीं डाली गई हैं ये चीजें? तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इनको राइट दिए हुए है ये सब चीजें कि जो कि इक्वल राइट्स होना चाहिए, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही बातें बोलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बातें चीज चल रही हैं, तो जो स्टीरियोटाइप हैं, जो कोर्ट ने यहाँ पे चीजें वुमेन को लेकर के बोला है, तो बहुत सारे जैसे कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, और ये सब चीजें जो आदमी अपना कंसेंट से घर चला सकता है, यहाँ पे वो बहुत कुछ भी कर सकता है, ये भी चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। कई प्रकार के स्टीरियोटाइप्स वर्ड्स का रिप्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे हटा दिया गया है। वुमेन जो सेक्सुअली असॉल्टेड हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो तुरंत जा करके रिपोर्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट यहाँ पे रजिस्टर कराएं। तो ये चीजें भी बोला है। तो वो अपने समय को देख करके, जो उनका राइट समय है उसके बाद हो जा करके इंसिडेंट वहाँ पे रजिस्टर कर सकती हैं। ये सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले हो जाना चाहिए, अब चीजें डाली गई हैं। स्टीरियोटाइप्स प्रिजम्पशंस की बातें बोली जा रही हैं क्या कि ऑल वुमेन वांट टू हैव चिल्ड्रेन, ये भी एक स्टीरियोटाइप वर्ड है। ये जरूरी नहीं कि सारी की सारे वुमेन बच्चे ही चाहती हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे मेल शादी करना ही चाहते हैं। तो बहुत प्रकार से चीजें हैं, सबको इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम मिलनी चाहिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपने इस हैंडबुक में जो अभी सेट ऑफ कोड्स लिखा है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे यही सारी चीजें बोल रहा है कि ये डिसाइड करना कि पेरेंट जो है कब बनेंगे, ये इंडिविजुअल चॉइस है। तो अगर मेल है या फिर फीमेल है, वो पेरेंट कब बनना चाहते हैं, उन दोनों की सहमति से हो तो वेल एंड गुड। और यह एक इंडिविजुअल चॉइस भी है, जो यहाँ पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ये बातें बोल रहा है। तो वुमेन के राइट्स को लेकर के ये बातें बोली जा रही हैं। गर्ल्स की बहुत अर्ली समय में ही शादी करा दी जाती है, जिसके कारण उनका कैरियर और एजुकेशन दोनों रुक जाता है। ये सब चीजें हैं, फंडामेंटल यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो कि स्टीरियोटाइप, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर के यहाँ पे चीजें डाली गई हैं। हैंडबुक जो डाला गया है यहाँ पे, ये जजों के द्वारा, लॉयर्स के द्वारा यहाँ पे चीजें लाई गई हैं, और ये जो है कैटलाइज करेगा, यानी तीव्र गति से चीजें चेंज करेगा राइट डाउन में कि सोसाइटल लेवल पे किस प्रकार से चीजें बदल रही हैं। तो इसको भी देखना है, समाज के लोग इसको किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे आसपास बहुत ऐसे समाज के प्राणी भी हैं जो बहुत तीव्र गति से जो चेंज चल रहा है उसे एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो ये भी चीजें हैं, समाज को भी लेकर चलना है, वुमेन की राइट्स को भी लेकर चलना है, और फ्रीडम को भी लेकर के चलना है, देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी लेकर के चलना है, फॉलो भी करना है। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी एक साथ निकल के आती हैं। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, किस प्रकार के, अब इसी आधार पे यहाँ पे जजमेंट देगा। ये हैंडबुक जो अभी बनाया ना ये सुप्रीम कोर्ट, तो इसी आधार पे ये चीजें चलेंगी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोवेल इंटेंशन बताया गया है अभी आपको, ये जो आपके लाल किला से आपके पीएम ने स्पीच दिया, तो उसको नोबल इंटेंशन बताया जा रहा है क्या, खास करके पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये स्कीम की बैकग्राउंड पिछले वीडियो में अच्छे से मैं दिया हूं, आज कुछ निकल के आया है एडिटोरियल के इंटेंशन से आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो भी देश के क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन हैं, उनको टारगेट किया गया है, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन बहुत सारे एंगल यहाँ पे मैं दूंगा आपको और बताऊंगा किस प्रकार से चीजें क्या चल रही हैं। तो 13,000 करोड़ का बजट रखा गया है, 5% का इंटरेस्ट चार्ज कंसेशन रेट पे दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी चीजें बताई जा रही हैं कि अप टू 3 लाख यहाँ पे 2 ट्रेंचेज में 2 बार में आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपने बिजनेस को
और अपग्रेड कर सके। किसको? तो यहाँ पे 18 फील्ड है, 18 ट्रेड फील्ड है, उसी फील्ड में दिया जाएगा। जैसे मोची हो गया, खिलौना बनाने वाला हो गया, कपड़ा धोने वाला हो गया, नाई हो गया, और घर बनाने वाला हो गया, क्वायर वीवर, ये सब लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। 18 फील्ड में मेंशन किया हूँ, पिछले वीडियोस में जाकर के अच्छे से आप देख सकते हैं। तो 5 लाख फैमिली यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इसके अंदर कवर करने के लिए। 30 लाख इसके बेनिफिट होंगे। स्कीम 5 साल के अंदर यहाँ पे बातें बोली जा रही है। स्कीम हेल्प कर सकता है क्राफ्ट्स पीपल को, यहाँ पे ये बातें तो तय है। आर्टिजन्स को यहाँ पे फ्री कर सकता है उनकी कई सारी डिफिकल्टी को। लेकिन यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं किए सही से इस स्कीम को, तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ जाएगी। केवल क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो प्रॉब्लम थी ही कि उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। लेकिन अब अगर आप विश्वकर्मा स्कीम ला दी है, जो कि उनको बैंकों से अगर 3 लाख तक लोन मिल रहा है और 5% के ब्याज पे, तो ये तो सही है, थोड़ा उनको हेल्प मिला, थोड़ी डिफिकल्टी कम हुई। लेकिन अगर वो मार्केट जो उनके लिए तैयार किया जा रहा है, वो अगर वाइबल मार्केट नहीं होगा, इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा वैसा, तो उनके पैसे लेने के बाद ही पैसे डूब सकते हैं। यही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा हो और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो। दूसरी चीजें क्या क्रूशियल है यहाँ पे, वो बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी क्रेडिट चीजें हैं वो तो चल रही हैं। चलिए, क्रेडिट चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इस कम्युनिटी को लंबे समय तक हेल्प कर सके, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली वाइबल चीजें हैं, इनको क्रेडिट प्रोवाइड करना है। ये फंडामेंटल कोर चीजें नहीं है। यहाँ पे उसको छोड़ करके उसके प्लस में और सारी चीजें हैं, जैसे कि स्कीम्स को इम्प्लीमेंट सही से होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए जो भी क्राफ्ट्समैन है, आर्टिजन है, जो भी वीवर हैं, जो भी, तो ये लोग गए और लोन लेने के लिए बैंक में जाए, बैंक बोल रहा है हमको 20% पहले इसमें चाहिए, तब जाके आपको हम देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा इश्यू निकल के आ रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम फेल हो जाता है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी क्या चीजें होती हैं, अगर ये लोन लेकर के उस लोन से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाए, मान लीजिए एक सेट आप लोन लिए कुछ अमाउंट, और वो अमाउंट ये बिजनेस में लगाएं और बिजनेस इनका ऊपर जाने के बजाय ऐसे चल रहा है नीचे नीचे, तो ये डेप्ट में ही तो जाएंगे। तो डेप्ट में चले जाएंगे तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इस फैमिली के लिए। तो यहाँ पे उस मार्केट को इनेबल करना पड़ेगा, एक ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट मैं कहूंगा बनाना पड़ेगा, ताकि इनकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है ये मार्केट को इनेबल करे और इनका जो व्यापार हो वो आगे और फ्लरिश करे। इस प्रकार की चीजें बनानी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें होंगी। विश्वकर्मा जो स्कीम है इंक्लूड किया, हम सभी लोग जान रहे हैं, स्किलिंग प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे चीजों को ऐड किया जा रहा है। मॉडर्न टूल्स के आधार पे इसको आगे ले जाकर के रखने के लिए प्रयास किया। देखिए, अच्छा इनिशिएटिव है ये, इनिशिएटिव तो और अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस कैसे हो रहा है यहाँ पे, वो देखने योग्य बातें रहेंगी। जो सक्सेस होगी उसकी, वो भी इंटेंशन यहाँ पे दिखाई गई है कि किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और गवर्नमेंट किस किस एरिया को यहाँ पे टारगेट कर रही है, किस प्रकार से एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे लेकर के चल रहा है, जो भी यहाँ पे बिजनेस क्लास है उसको किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है, चाहे छोटे हो यहाँ इस फील्ड में कितने बड़े हो, इनको किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना है। तभी तो ये छोटे लोग मार्केट कर पाएंगे। अगर मार्केट ही तैयार नहीं होगी तो उनके लिए हुए पैसे डूब जाएंगे, वो डेप्ट में आ जाएंगे और पुनः वो रोड पे आ जाएगी फैमिली। तो ये एक बहुत बड़ी इश्यू निकल के आ रही है। आशा करते हैं चीजें जो आपको बताया क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं गैप इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये क्या है? तो जो आपका कोई भी जन्म लेता है, कोई भी डेथ होता है, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी पे सारी चीजें यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो आरबीडी एक्ट कब आया था? 1969 में। याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है क्योंकि काफी न्यूज में ये चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ये क्या है? आपके देश के कितने लोगों की मृत्यु हुई, डेथ हुई,
और कितने लोगों ने जन्म लिया, पॉपुलेशन क्या है, उसी के आधार पे यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सब प्रोवाइड कर दिया गया है कि बर्थ और डेथ यूनिफॉर्म लॉ अक्रॉस इंडिया ये चीजें होंगी। अब देखिए जो पूरे राज्यों में था, अब पूरे सेंट्रल में चीजें चल रही हैं, यानी यूनियन लेवल पे कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है, आप बर्थ और डेथ को रजिस्टर करिए यहाँ पे, क्योंकि अभी अमेंडमेंट बिल आया है 2023 में आरबीडी में, तो यहाँ पे ये चीजें निकल के आ रही हैं। क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है जो ये टारगेट करेगा, तो आपको बता दें यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात करी जा रही है कि नेशनल और स्टेट लेवल पे जो भी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, तो जो बर्थ और डेथ रजिस्टर किए जा रहे हैं उसको अपडेट करेगा ये, किस आधार पे, किस आधार पे यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करी जाए। ये तभी ना हो पाएगा जब यहाँ पे ये मालूम चलेगा कि कितना पॉपुलेशन है, कितना डेथ कर चुकी है, कौन कौन बेनिफिट उठा रहे हैं, उनका डेथ हो चुका है, कौन से लोग नए नए पैदा हुए हैं। तो उसी के आधार पे यहाँ पे चीजें हुई। तो जो बच्चे पैदा हुए हैं, इंद्रधनुष स्कीम जो चलाई गई थी यहाँ पे, तो उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सब चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं, केवल यही सारी चीजें नहीं है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन करते हैं नेशनल लेवल डाटा की, ये चीजें याद रखिएगा। कौन रजिस्टर करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं बर्थ और डेथ। तो चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ और डेथ प्रत्येक स्टेट में यहाँ पे मेंटेन करते हैं स्टेट लेवल के डाटाबेस, यानी स्टेट लेवल का डाटाबेस की जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज को मेंटेन करे। यहाँ पे सीधे सीधे ये चीजें बोली जा रही हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या चीजें आगे बोल रहे हैं, तो जो पोर्टल है वो अप्रूव करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, यहाँ पे चीजें अपडेट भी कर दी जाती हैं स्टेट के द्वारा। तो अब इसको आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, आप इसको नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। यहीं पे बात करी जा रही है कि जो भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जैसे कि आधार डाटाबेस, इलेक्टोरल और राशन कार्ड, पासपोर्ट और भी डाटाबेस नेशनल लेवल की बात करी जा रही है, तो ये नोटिफाइड है उसके पास, यानी सेंटर के पास ये सब चीजें हैं, प्रोवाइड करी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोवाइड करी गई हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो हिरार्की है जिसके अंतर्गत चीजें आती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत स्टेट की चीजें आ जाती हैं। तो हिरार्किकल है ये, ऐसा नहीं है। तो इसको अब क्या किया जा रहा है, नेशनल लेवल पे ला करके रखा जा रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे इनका रोल क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट और यूनिफिकेशन करेंगे किसके साथ, तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि यहाँ पे लेकर के आएगी एक नेशनल डाटा बेस, यानी राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले स्टेट लेवल के डाटाबेस नहीं थे, वो भी लाइव थे, वो करंट एसेस किए जा सकते थे वेबसाइट से, लेकिन अब नेशनल लेवल का डाटाबेस बनाया जा रहा है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत बड़ा रेज कर रहा है। तो नेशनल डाटाबेस जो बनाया जाएगा यहाँ पे, वो कलेक्शंस ऑफ द स्टेट लेवल डाटाबेस होगा। यहाँ पे कुछ डाटा को छोड़ के अगर बात करी जाए, कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो अपने इस डाटा को यहाँ पे छोड़े हुए हैं। डेली बेसिस पे बात करी जाए तो रियल टाइम यहाँ पे क्या चीजें हो सकता था, स्टेट लेवल की ट्रैकिंग हो सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेशनल डाटाबेस बनाने की बात चल रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को आवश्यकता है यहाँ पे कि वो स्पेसिफाई करें, मेंशन करें स्टैंडर्ड फॉर द डाटा स्ट्रक्चर और ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप नेशनल डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो क्या यह आवश्यकता है नेशनल लेवल डाटाबेस, वही सारी चीजें हम अब देखेंगे। तो अगर बात करी जाए ऐसी चीजें कोई बनती है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल लेवल जो कि अवेलेबल होगी अथॉरिटी को, और इसी के आधार पे ये सारी चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रोल, आधार नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये सारे नेशनल लेवल पे जो भी चीजें चल रही हैं इसमें हम अपने चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती है कि कौन जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे हमको कि किसकी डेथ हो गई है और किसका बर्थ हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज निकल के आ रही है। क्या प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि ये मैंडेटरी है वेरियस अक्रॉस स्टेट की, और ये वेरी भी करता है, ऐसा नहीं है जो मैंडेटरी किया है वेरी करता है पूरे स्टेट पे, ऐसा नहीं है, सेम है सारे स्टेटों में। और जनरली ये रिस्ट्रिक्टेड किया गया है डेथ
इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, खास करके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है। यहाँ पे जो भी चीजें चल रही हैं उसका आप रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं, ये कंपलसरी है। ऑल डेथ इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेशंस, रजिस्ट्रार ऑफ द बर्थ और डेथ जो कॉपी है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए उनको क्लोजेस्ट रिलेटिव को। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है क्या, तो अगर बता दें ये तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेट होगी तब ना सर्टिफिकेट देंगे जी, लेकिन क्या बातें बोली जा रही हैं, अगर आउटसाइड मेडिकल फैसिलिटीज हो रहा है डेथ और वो पहले से बीमार हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे वही सारी चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, तो इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो सर्टिफिकेट कहा जा रहा है कि प्रोवाइड करेंगे डेथ का, वो यहाँ पे डिग्नोसिस से पहले ही अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो कैसे वो प्रोवाइड करेंगे। अगर इसके पहले ही ये चीजें बिफोर द पर्सन डाई, तो डायग्नोसिस से पहले ही चीजें हो रही हैं और डाई कर जा रहा है, तब कैसे वो प्रोवाइड करेंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कॉज ऑफ द डेथ है ये कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, तो WHO के रिकमेंडेशंस पे ये चीजें चल रही हैं। तो जो डिसीज्ड होंगे वो अगर आयुष मंत्रालय के आधार पे, आयुष में कौन कौन आता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धि, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी। तो ये याद रखिएगा, सिद्धि, सोवा रिक्पा। अच्छा, सोवा रिक्पा किस स्टेट का है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जाकर के एक बार देखिएगा, आपको इंफॉर्मेटिव चीजें पता होंगी। तो यहाँ पे इनके अंतर्गत अगर चीजें चलती हैं, इससे यहाँ पे होम्यो, एक होता है एलोपैथी, तो एलोपैथी में हम लोग सभी जानते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दवा कराते हैं, डेथ सर्टिफिकेट ले लेते हैं किसी का अगर डेथ होता है तो। लेकिन आयुष मंत्रालय के अंदर किसी का डेथ हुआ तो यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं है, किस प्रकार से चीजें रिकॉर्ड करी जाएंगी। तीसरा चीजें क्या बातें बोली जा रही है, अगर ट्रीटमेंट के अनुसार यहाँ पे जो डिजीज है उसको, और वो इस डिजीज से मरता है तो इंटायरली डिफरेंट कॉज आउटसाइड द मेडिकल फैसिलिटी होगी, तब कैसे ये प्रोवाइड करेगी, किसके कंसल्टेशंस में चीजें चलेंगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। चौथा क्या कह रहा है, सेक्शन 70 एक्ट यही चीजें यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहा है कि जो इंक्लूजन कॉज ऑफ डेथ है, जो डेथ का कॉज है ना, वो आप इसको इंक्लूजन को नहीं कर सकते। यही चीजें मेंशन है सेक्शन 17 में, सर्टिफिकेट इशू अंडर एक्ट। तो ये चीजें जो भी सर्टिफिकेट मिल रहा है, इंक्लूजन कॉज ऑफ डेथ आप ऐड नहीं कर सकते। तो कैसे आप अभी यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे अमेंडमेंट तो लेकर के आ रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें डाल दी गई हैं। पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो भी हम लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे 26 जनवरी 1989 से यहाँ पे रिलेवेंट था, जो हमें लगता था। प्रेजेंट गवर्नमेंट यहाँ पे ये सब चीजें हटा दी गई है 2016 से, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। नेचुरल कैलामिटी अगर हो जा रही है किसी की एक्सीडेंट से, जैसे कि फ्लड में कोई दह गया मर गया, सुनामी आ गया कोई दह गया मर गया, बारिश में कोई दह गया मर गया, भूकंप आ गया, वल्केनो आ गया, इसमें कोई दह गया मर गया, तो ये सारी चीजें अगर किसी की एक्सीडेंटल नेचुरल कैलामिटीज डेथ हो रही हैं, तब कौन यहाँ पे रिपोर्ट करेगा, और क्या डेथ का सर्टिफिकेट तब यहाँ पे कैसे इशू होगा अगर बॉडी ही नहीं मिली। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो प्रोविजन जो है यहाँ पे वो क्वेश्चंस कर रहा है। यहाँ पे रजिस्टर जो है प्रिज्यूम डेथ किया जाएगा। अब बताइए, प्रिज्यूम यानी उनको मान लिया गया कि वो मर गए हैं इन कैलेमिटीज में, इस प्रकार की चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो क्या ये जो फैमिली है जो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट चाह रही है, उसको अर्ली एसेस यहाँ पे हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं अर्ली एसेस हेल्प करेगा, क्योंकि प्रिज्यूम डेथ के आधार पे यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे कैलेमिटी से अगर डेथ हो रही है तो प्रिज्यूम डेथ की सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी जा रही है। लेकिन इन सब आंकड़ों में आपको बताया इशू कौन करेगा, यहाँ पे क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर करेंगे, ये सारी चीजें निकल के आ रही है। चलिए न्यूज और फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन बजट अभी 7,000 करोड़ लॉन्च किया है, किस चीज के लिए, तो थर्ड फेज जो ई कोड सेटअप किया गया, आपको पता ही होगा कोविड के समय में यहाँ पे
कोर्ट जो है रन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे कोर्ट रन नहीं किया, केसेस जो यहाँ पे बहुत सारे एक्सकलेट हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास लगेगा पहले फेजेज में, 650 करोड़ के आसपास दूसरे फेज में, 1650 करोड़ के आसपास डाली गई है, तीसरे फेज में 7,000 करोड़ लगा करके ई कोर्ट सेटअप करी जाएगी। खास करके लोअर जो कोर्ट है वहां पे टारगेट किया जाएगा। तो अच्छी बातें हैं, गुड इनिशिएटिव है यहाँ पे। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, तो आर प्रज्ञानंदा यहाँ पे अर्जुन एरिग्रेसिस को यहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सीड करते हुए नजर आ रहा है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि ये चीजें चलेंगी लंबा। और ये वर्ल्ड कप चेस कहाँ पे हो रहा है, तो बाकू अजरबैजान में हो रहा है, याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। न्यूज और फैक्ट्स की बात करी जाए तो मनरेगा, अच्छा मनरेगा मैं बहुत बार आपको पढ़ाया हूं, बताइए ये एक्ट पहले नरेगा जो था, एमजी नरेगा, किस वर्ष बनता है? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा यही आपके से है। तो यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, तो जो रूरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, यहाँ पे ड्रोन से अब चीजें ट्रैक होगी कि किस प्रकार से प्रोग्रेस चल रही है, क्वालिटी ऑफ एसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको बता दें यहाँ पे मनरेगा ऐसी स्कीम थी कि इसके अंतर्गत आपको 100 दिन की तो रोजगार मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे इसका मिसयूज भी बहुत हो जाता था। तो इसीलिए ड्रोन भी अब लाया गया, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है स्कीम में। यहाँ पे क्या करते थे ग्राम पंचायत के लोग, एक ही यहाँ पे तालाब को खुदवाते थे और फिर मिट्टी उसी में डलवा देते थे, तो फिर तालाब को खुदवाते थे, फिर मिट्टी उसी में डलवा देते थे। तो यहाँ पे एसेट क्रिएट कहाँ हुआ? ये तो सीधे सीधे पैसा दे देना बात होता है, आप एसेट क्रिएट करने की बात इसमें करते हैं। यहाँ पे तो सीधे सीधे उसी को खुदवाइए, उसी को डाल दीजिए मिट्टी, तो फिर उसी को खोदिए। इस प्रकार की एक्टिविटी बहुत सारी चली हैं, जो कि अपने भारत में ऐसी चीजें होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका बहुत सारा दुरुपयोग भी हुआ है। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, मरारी कुलम अलाफूजा यहाँ पे इस जगह से निकल के आई हैं, एक यंग वुमेन, जिनका अगर बात करी जाए तो 3 जो माउंटेन है, किलिमंजारो, दाम्बावांद, एल्बरस, ये कहीं ना कहीं 21 मंथ जो लास्ट गया है उसी में इसको स्केल अप करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, केरला से निकल के आती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। वीएस अरुणाचलम, इनका अभी बताया आपको, डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ में इनका डेथ हो गया है 87 के आसपास। तो ये यूएसए में अभी रहते थे, डायरेक्टर जनरल थे डीआरडीओ के। इंपॉर्टेंट है आपको जानना। 94 किलोमीटर कालका शिमला रेलवे लाइन इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये चीजें हैं। तो ये अभी जो फ्लड आया आपके हिमाचल में, बहुत सारे लैंडस्लाइड आया, उसकी वजह से ये चीजें इंपैक्ट होती हुई नजर आई। अब इसको रिपेयर किया जा रहा है। टेड्रो अदनान गैब्रियलिस, ये कौन है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO हैं। ये अभी भारत आए हैं। गुजरात में ट्रेडिशनल मीटिंग चल रही है, किस चीज की, मेडिसिन की। तो पहली ट्रेडिशनल मीटिंग मेडिसिन पे चल रही है आपके गुजरात में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के लिए यहाँ पे अटेंड करने टेड्रोस जी आए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है। चंद्रयान का प्रोपल्सन लैंडर मॉड्यूल दोनों सेपरेट हो गया। प्रोपल्सन क्या होता है, उसको लेकर के जाता है, एक फोर्स लगाता है और उसको ऊपर लेकर के जाता है। हालांकि ये भी कार्य करता है बहुत सारी ट्रैकिंग में। और जो लैंडर होता है वो क्या करेगा, तो अगर ये चंद्रमा है तो इसकी ऑर्बिट में ये घूम रहा है, दोनों ऑर्बिटर, लैंडर, प्रोपल्सन, ये सब घूम रहे हैं। तो लैंडर ही यहाँ पर जाकर के लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग इस पर आशा की जा रही है। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, 6 पहिए वाला रोवर आराम से उसमें निकलेगा और मिनरल को इकट्ठा करेगा, फोटो खींचेगा और वहां के एटमॉस्फेयर को रीड करेगा, क्या क्या सिचुएशंस है वहां पर। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए ये पिक्चर यहाँ पे शेयर करी जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि किस डेट को चंद्रयान लॉन्च किया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है, किस व्हीकल से इसको भेजा गया था चंद्रयान को।
ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरा, आपसे कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। ये एक गंगना चुक्की वाटरफॉल है, याद रखिएगा। मांडा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ये पड़ता है, बाढ़ आने की वजह से अपने तीव्र उफान पे चल रहा है। तो ये वाटरफॉल गंगना चुक्की याद रखिएगा, न्यूज में आ गया है, क्वेश्चंस बन सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मणिपुर में उनको ट्रांसफर किया गया है सेफर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए यहाँ पे अभी सिचुएशंस कैसी है, हम इसी से गेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायलेंट है ना, वायलेंस, वो फुल स्टॉप हुआ नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जो भी मणिपुर के एमएलए हैं, पीएम को बार बार यहाँ पे लिखते हुए पत्र नजर आ रहे हैं कि जो कुकी जो पुपिल है और जो वैली में डेथ हो रही है उसको लेकर के कुछ बोलिए, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपका मणिपुर कहाँ पड़ता है? तो ये मणिपुर आपका पड़ता है मिजोरम, ये रहा मणिपुर मिजोरम बॉर्डर, ये रहा। लेकिन म्यांमार भी यहीं पे बॉर्डर टच करता है, दूसरा देश है, यहाँ से बॉर्डर टच करता है। अब ये सब आपको क्यों बता रहा हूं मैं, बॉर्डर क्यों बता रहा हूं, तो आपको बता दें, मणिपुर में इंटरनेट की शटडाउन कर दी गई है। इंटरनेट वहां चल नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ रहे हैं, मणिपुर के लोग मिजोरम बॉर्डर पे आ रहे हैं। मिजोरम बॉर्डर पे आने के बाद वो अपने जीपीएस की लोकेशंस को बंद कर रहे हैं और डाटा को ऑन कर रहे हैं, तब जाकर के उनको कोई इंफॉर्मेशंस मिल पा रही है कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। इस प्रकार की सिचुएशन है। देखिए जो इंटरनेट है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों का फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने केस में ये चीजें बताया है लोगों को, और गवर्नमेंट को ये बातें बोला है कि आप हर बार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को हर बार यहाँ पे इंटरनेट को शट डाउन नहीं कर सकते, ये बातें बोलते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो कुकी ग्रुप थी और जो मितई ग्रुप थी, इन दोनों में एथनिक वायलेंसेस इरप्ट आउट हुए थे। किस चीज को लेकर के? 6th शेड्यूल को लेकर के। यही 6th शेड्यूल है जिसमें आपको बहुत सारे रिजर्वेशन, बेनिफिट, जॉब में हर प्रकार की चीजें प्रोवाइड करती है। मितई ग्रुप को इससे बाहर रखा गया है यहाँ पे, जो कि मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है। यहाँ पे आपको बता दे दूसरी चीजें, ये दोनों की दोनों ट्राइब आपके बांग्लादेश में, म्यांमार में और नॉर्थ ईस्ट में पूरे स्टेट में पाई जाती हैं। आपको जानना जरूरी है ये चीजें। अब ये दोनों ट्राइब हैं, जो यहाँ पे मितई ग्रुप को इससे 6th शेड्यूल से बाहर रखा गया है, जिसके कारण वो वैली में जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनको 6th शेड्यूल में नहीं डाला गया है। तो एक लिमिटेड एरिया में ही वो जमीन खरीद सकते हैं, उसी एरिया में रिसाइड कर सकते हैं। ये सारे हक उनको नहीं दी गई है। इसी के लिए यहाँ पे क्या चल रहे हैं, फाइट चल रहे हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको दे दिया। मणिपुर की क्राइसिस इतनी ब्रूटल है, यहाँ से जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसको विड्रॉ भी कर लिया गया है। मुझे पता नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, विड्रॉ क्यों कर रही है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको बता दें, बहुत ही ज्यादा दयनीय सिचुएशंस पैदा कर चुकी है। तो मणिपुर की हालात को हम इन पिक्चरों से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या पीस आ चुका है। तो बड़ा क्वेश्चंस यही नजर निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईरानियन फिल्म मेकर, यहाँ पे इनको प्रिजन में डाल दिया गया यहाँ पे, क्योंकि ये बिना परमिशंस के फिल्म बनाते हुए नजर आए। नाम क्या है? सैयद रौसपी, ईरानियन फिल्म मेकर। ये चीजें याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलेशिया में यहाँ पे 10 लोग की मृत्यु हो गई। कैसे? तो ये जो क्रैश हुआ प्लेन का, यहाँ पे स्ट्रीट में सीधे देख सकते हैं, वो बहुत लोगों को उनका टारगेट कर चुका है, उनको डेथ हो चुका है। तो मलेशिया कहाँ पड़ता है मैप में अगर देखा जाए तो ये आपका थाईलैंड है, ये आपका इंडोनेशिया है और ये आपका मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, क्रैकर रेंज यहीं पे पड़ता है, साउथ चाइना सी यहीं पे पड़ता है। ये स्टेट आप मलक्का है। जब भी आप मैप देखिए तो अगल बगल की चीजों को देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चंस बनकर आता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें यही है जो कि आपको पता होना चाहिए। जावा सी, इक्वेटर, ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये लोकेशंस आपको दे दिया। आशा करते हैं चीजें आपकी बैकग्राउंड डिटेल की क्लियर होती हुई जा रही होगी। इजराइल और यूएस यहाँ पे जो एक मिसाइल बनाए थे जिनका नाम है एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये अब जर्मनी के साथ बेचता हुआ नजर आ रहा है। तो डील हुआ है कितने का?
3.5 बिलियन वर्ल्ड डॉलर का, जो कि हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा यहाँ पे अमाउंट का डील माना जा रहा है। तो यहाँ पे जर्मनी इन सब चीजों में क्या कर रहा है, इसके साथ डील कर रहा है। किसके साथ? इजराइल के साथ। प्रियंका यहाँ पे गोल्ड क्लिंच करती हुई नजर आई। ये क्या है, 61 केजी टाइटल को विन करती हुई नजर आई। फ्री स्टाइल क्या है, रेसलर है। तो ये प्रिया, याद रखिएगा इनका नाम है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे, तो अमान जॉर्डन में ये चीजें शुरू हुई हैं, जो कि चल रहा है वहां पे। चलिए हर बार की तरह एक रिवर जो कवर करता हूं, तो एशिया की रिवर अभी चल रही है, ये लेना रिवर और लेना डेल्टा बना रहा है। ये लेना रिवर कहाँ पे है, तो आपको बता दें रसिया फार ईस्ट जोन में ये पड़ता है। ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द 3 ग्रेट साइबेरियन रिवर, जो कि फ्लो होती हैं कहाँ पे, आर्कटिक ओशियन में फ्लो होती हैं। फ्लो की डायरेक्शंस अगर दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए, ये इसके फ्लो की डायरेक्शंस है और इधर को ये बह रही है। यहाँ पे आके डेल्टा हो रही है, ये आपका आर्कटिक ओशियंस है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे वीतियम, ओलिकोमा, अल्दान और विलिवियम। ये सब इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि निकल करके बहती हैं। निकलता कहाँ से है, तो लेक बैकाल यहाँ पे है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस कई बार बनाया गया है। अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हम, तो ये कितने लंबी दूरी तय करती है, लगभग 4294 किलोमीटर। और जो इसका सोर्स है वो बैकाल माउंटेन से निकलती है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू से। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ लेक बैकाल, जो लेना फ्लो होती है नॉर्थ ईस्ट में और लेना अंगारा प्लेट्यू में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे किरेंग, वीतिम, ओलिकोमा, अभी आपको रिवर जो दिखाया मैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। लेना डेल्टा बनाता है वो भी आपको दिखाया, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो आशा करते हैं चीजें जो आपको दिखाया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए ग्लोसरी देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंटरवेन का क्या मतलब होता है, तो किसी भी चीज में इंटरवेंशन करना, हस्तक्षेप करना, उसको इंटरवेन बोला जाता है। यहीं पे इसके सारे सिनोनिम्स मेंशन किया हूँ। इंटरसेड, मेडिएट, स्टेप इन, इंटरवेन, इंटरपोज। यहीं पे बात करी जाए तो विपरीत शब्द की, तो एब्सटेन, इग्नोर, नेग्लेक्ट, स्टे आउट और विड्रॉ हो जाता है। तो आशा करते हैं सारी चीजें जो आपको बताया वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जरूर आप अपने फ्रेंड्स या कलीग से शेयर करें, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।